इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बच्चों दिस इज आवर 8th चैप्टर इन 12th स्टैंडर्ड। ओके, और पार्ट 1 कंप्लीट करने के बाद ये पार्ट 2 फिजिक्स का पहला चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं कि इसमें हमने किया क्या है, क्या करना है, क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है। सो फिजिक्स की मैं सबसे पहले बात करूंगा। तो आप देखिए 1675 ईस्वी 1675, मैं हर बार बताता हूँ औरंगजेब का टाइम चल रहा था, शिवाजी मराठा और गुरु गोविंद सिंह जी का। 1675 ईस्वी में न्यूटन जो था, ठीक है, he was working in Europe and he created the first theories imaginable for physics। पहली बार फिजिक्स की कुछ थ्योरीज लिखनी शुरू हुई हमने, मोशन इन 1D 2D, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये वो सारा कुछ क्रिएट कर लिया। और इस वक्त एक दो साइंटिस्ट और थे, हाइगन 1678 में उनकी थ्योरी आई। तो इस तरह से कुछ इनका ग्रुप बन गया एक छोटा सा। तो न्यूटन की दी हुई सारी थ्योरीज उस वक्त इतनी ज्यादा पॉपुलर थी, इतनी ज्यादा तगड़ी थी कि फिजिक्स का कोई भी पार्ट नहीं था जहां पर न्यूटन नहीं था। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की बात करें तो भी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आता है वहां पे। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करो तो भी न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी आ जाता है। अगर आप 1D मोशन 2D मोशन की बात करो तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आ जाते हैं। हर जगह पर न्यूटन की थ्योरी थी। तो इट वाज द टाइम व्हेन इट वाज थॉट दैट न्यूटन इज फिजिक्स एंड फिजिक्स इज न्यूटन। उनके अलावा फिजिक्स में कोई भी चीज नहीं थी। कोई अगर नया कोई साइंटिफिकली हम कोई चीज फाइंड भी कर लेते थे, अगर जैसे कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, या मान लो बोहर्स थ्योरी हमने मानी, इलेक्ट्रॉन का अटैक, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, और रुदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा, वो सब में न्यूटन के फिजिक्स के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। कोई भी नई चीज आई तो न्यूटन के प्रिंसिपल से ही सॉल्व हो रही थी। तो तब तक तो न्यूटन का बोलबाला था, लेकिन बड़ी ही जल्दी, नियरली लाइक आफ्टर 100 years 1785 में कूलॉम came into picture। 1785 was the year के कूलॉम ने कूलॉम्स लॉ क्रिएट कर दिया और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टार्टिंग हो गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर स्टार्टिंग हो गई तो अब जाकर कुछ एक नई चीज बन गई जिसको हमने बोला चार्ज। और अब चार्ज वाले फिनोमेना पे न्यूटन की थ्योरीज फेल हो गई। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट साइंस वाज विटनेसिंग समथिंग different from Newton, something different which could not be explained on the basis of theory of Newton। तो न्यूटन की थ्योरी यहां पर अप्लाई नहीं हुई, ये फर्स्ट टाइम हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने आप में एक बड़ा अलग ब्रांच बन गई और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो 1820 और 23, 1820 में 1820 में बायोट सैवर्ट लॉ मैग्नेटिज्म का आया और 23 में एम्पियर सर्किटल लॉ आ गया। तो जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिज्म जो है वो स्टार्ट हो चुका था। तो मैग्नेटिज्म की सारी थ्योरीज यहाँ पर बीच में आ गई और उसके बाद फिर फैराडेज लॉ बना और EMI स्टार्ट हो गया, AC करंट हमने जनरेट कर लिया, सारा कुछ बनने लग गया। अब हमारे पास हो गए 3 फील्ड। एक फील्ड हो गया न्यूटोनियन फिजिक्स, एक फील्ड हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक हो गया मैग्नेटिज्म। लेकिन जब फैराडे लॉ आया तो एट दैट टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म मिक्स होने लगा। सेम सी चीज लगने लगी लोगों को कि यार ये और ये मोस्ट प्रोबेबली शायद रिलेटेड है। तो सबसे पहली थ्योरी विच केम इनटू बीइंग इन 1862 एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्सवेल। और ये थ्योरी थी फोर्थ थ्योरी। नाउ दिस वाज द थ्योरी दैट मिक्स्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। तो मैक्सवेल ने 1862 में एक नई ब्रांच फिजिक्स की बना दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो एट दैट टाइम ये जो मेरे पास दो अलग अलग फील्ड बन रहे थे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक मैग्नेटिज्म का, वो दोनों के दोनों को मर्ज कर दिया गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स स्टार्ट कर दी गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना दिया गया। So it was Maxwell who basically compiled both of these different things। तो अभी तक हमने चैप्टर कौन कौन से पढ़े हैं, मैं उनकी भी आपको मैं लिस्ट दिखा देता हूं। जैसे लेट्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं और
ओवरऑल मैं सारा कुछ जल्दी जल्दी से बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं। कैपेसिटेंस और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी हम सारी की सारी पढ़ चुके हैं। आफ्टरवर्ड्स मैग्नेटिज्म एंड मैटर हमने पढ़ा था, फिर हमने मैग्नेटिज्म एंड करंट पढ़ा था, बायोट-सेवर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किट लॉ, ये सारे के सारे इस चैप्टर में हमारे यूज होंगे। गॉस लॉ भी यूज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और मैग्नेटिज्म का एम्पियर सर्किट लॉ भी यूज होगा। इसलिए मैं आपको इन सब का इंट्रोडक्शन दोबारा से दे रहा हूँ, दोबारा से सारी चीज बता रहा हूँ। तो मैग्नेटिज्म एंड करंट हमने पढ़ा, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड देन वी हैव कंप्लीटेड ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का भी कुछ पार्ट है जो हमने इसमें अभी पढ़ना है। तो अब ये सारी चीज हमने पढ़ ली, सारे लॉज हमने बना दिए। तो इसके बाद सो नाउ हियर आई एम नाउ गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे पहले हमारे पास, लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद समथिंग which is called Maxwell's equations. Maxwell's equation of electromagnetism. Maxwell's equation of electromagnetism. तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपके पास कुछ इक्वेशंस आई। तो मैक्सवेल ने क्या किया, 4 इक्वेशंस को इकट्ठी लिखा। कौन कौन सी इक्वेशंस को इसने यूज किया? सबसे पहले Gauss law from electrostatics, and this Gauss law in electrostatics can be given by this. ये हो गया आपके पास गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के बारे में आपको सब कुछ पता है, दैट वी यूज टू हैव अ गॉसियन सरफेस, और फिर उस सरफेस के ऊपर हम एक सरफेस इंटीग्रल करते थे फ्लक्स का, ई डॉट डी एस का। तो हमारे पास वो आता था क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर इफ देयर इज अ चार्ज दैट इज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि देयर इज नो चार्ज दैट इज बीइंग एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एक मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की, और दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो मैं देख सकता हूं कि यहाँ पर अगर मैं गॉस लॉ अप्लाई करूंगा तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0। गॉस लॉ से हमने कूलम्स लॉ डिराइव किया था, कूलम्स लॉ से गॉस लॉ हमने डिराइव किया था। सेकंड जो इक्वेशन हमारे पास बनती है वो बनती है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। Gauss law in magnetism. Gauss law in magnetism can be written as integral of B dot ds equal to 0 always, equal to 0 always। तो इसका मतलब क्या था, यहां से मैंने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया था, एंड आई सेड दैट मोनोपोल्स ऑफ द मैग्नेट्स do not exist। ताकि अगर मैं अब कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा किसी मैग्नेट के अराउंड, तो उसमें जितनी लाइंस एंटर करेंगी उतनी लाइन एग्जिट करेंगी वेदर द मैग्नेट इज इंक्लूडेड इन द गॉसियन सरफेस और इट इज नॉट इन द गॉसियन सरफेस इवन देन। तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते जैसे कि कूलम्स लॉ में चार्ज एग्जिस्ट करते थे। तो यहां तक हमने दोनों चीजें कर ली, इन दोनों को मैक्सवेल ने यूज किया। थर्ड थिंग दैट केम इनटू पिक्चर वाज फैराडेज लॉ। Faraday's law of electromagnetism. So now इसको आप जिस फॉर्म में आपको पता है वो ये वाली फॉर्म है, E is equal to minus d5v by dt। तो E हमारे पास, यहाँ पर मैं E पर ध्यान दूंगा बच्चों, ध्यान देना। ये जो E है, E हमारे पास है बैटरी बैक EMF, तो इसके यूनिट क्या है, वोल्ट। तो बेसिकली दिस इज पोटेंशियल दैट हैज बीन जनरेटेड। तो ये पोटेंशियल है, हमारे पास एक फॉर्मूला है पोटेंशियल का, दैट V इज इक्वल टू DE बाई DR। एक माइनस भी होता है लेकिन माइनस को हम यहाँ पर निगलेक्ट करेंगे फॉर द टाइम बिंग। तो मैं यहाँ पर E is equal to dV by dr। E is equal to minus dV by dr। So यहाँ से मैं dV को
फाइंड करूंगा, सो दैट कैन बी रिटन एज E इंटू TR, और इसका मैं इंटीग्रल कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर V आ जाता है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हियर, और माइनस साइन को मैं फिलहाल नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास बन रहा है E डॉट DL, ठीक है ना। एम्पियर सर्किटल लॉ से थोड़ा सा मैचिंग बन जाए इसलिए मैंने DL लिखा। DR क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, और DL क्या है? द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बात एक ही है। तो आई कैन राइट इट एज दिस। तो ये हो गई मेरे पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये हो गया तीसरी चीज। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा अभी तक बच्चों। फिर आ गया मेरे पास एम्पियर्स सर्किटल लॉ। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, आपको पता ही है। और एम्पियर सर्किटल लॉ इज गिवन बाय V डॉट DL, और इसको हमने लिखा म्यू नॉट I, where I is the total current that is passing through the loop, उस लूप में से कितना करंट। तो ये चार इक्वेशंस जो हैं बच्चे हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, एंड ऑल हैव बीन गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट्स। एक गॉस लॉ है, एक फैराडेज, एक एम्पियर्स। सो ऑल द साइंटिस्ट्स आर डिफरेंट, बट वी स्टिल कॉल देम मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल ने क्या किया, इन सब इक्वेशंस को कंपाइल करके एक इक्वेशन, मतलब इन सबको इकट्ठे करके इकट्ठे पढ़ने की कोशिश की। सो दैट इज व्हाई वी कॉल ऑल दीज फोर इक्वेशंस एज मैक्सवेल इक्वेशंस। तो यहां पर अब मैक्सवेल ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की। ऑब्जर्वेशंस ये की, सो दिस इज द पॉइंट वेयर वी स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर। तो ये आ गया मेरे पास मैक्सवेल्स ऑब्जर्वेशन। तो मैक्सवेल ऑब्जर्वेशन दैट चेंज्ड द साइंस दैट वाज कमिंग इनटू आवर हैंड्स नाउ। तो अब मैक्सवेल ने क्या किया, एक सर्किट बनाया। उसने अब बोला कि लेट अस से मेरे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर है, लेट अस से दिस इज अ कैपेसिटर एंड देयर इज अ सर्किट अराउंड इट। ओके, तो सर्किट भी नहीं, हम स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे। इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो अब देखो आप, अब ये हो गया मेरे पास सर्किट, और यहां से करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। तो अब कोई भी ये आई है, अब आपने ट्रांजिएंट करंट भी पढ़ लिया। अगर मैं डीसी बैटरी लगाऊंगा तो भी यू नो दैट देयर इज अ करंट दैट इज फ्लोइंग इनटू इट, बट वी नो कि स्टेडी स्टेट में जाने के बाद कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा और करंट विल बिकम जीरो। तो मैं अब उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं व्हेन करंट इज नॉट जीरो। तो द कैपेसिटर इज ऑब्वियसली नॉट फुली चार्ज्ड, तो मैं यहाँ पर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज रख देता हूँ क्यू, स्मॉल क्यू, नॉट कैपिटल क्यू। तो अब इसके बाद देखते हैं। तो मैक्सवेल ने ऑब्जर्व किया दैट ही वांटेड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सम पॉइंट। तो उसने बोला कि चलो मैं एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूंगा। लेट अस से ये वाले पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अब आप कहोगे कि ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया, एंड लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज ए, एंड नाउ यू वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। नाउ हाउ कैन यू डू दैट? हाउ कैन यू डू दैट? मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ यूज किया। एम्पियर सर्किटल लॉ मेरे पास बन गया इंटीग्रल ऑफ V dot dl is equal to mu naught I, where I is the current that is passing through the wire। याद है भाई एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन? हमने सारे के सारे फार्मूले एम्पियर लॉ से ड्राइव किए थे। तो उसके बाद
मैं अब इस b को मैं यहाँ पर लिखूंगा b, और थीटा को मैं cos 0 is 1, और dl को मैं लिख लूंगा यहाँ पे 2 pi r mu naught into the current I which was flowing in the wire। तो यहां से मैंने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया। बिल्कुल वही फार्मूला बन गया जो हमने पहले ड्राइव किया था। तो दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आ गया। हाँ, मैं ये मानता हूं कि यू कांट यूज दिस फार्मूला बिकॉज दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर इनफाइनाइट वायर्स, नॉट फॉर फाइनाइट वायर्स, बट कंसिडरेबल मतलब एक अजम्पशन लेकर मैं इसको यूज करूँ। तो ये तो मेरे पास हो गया पॉइंट नंबर ए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट नंबर बी, नाउ व्हाट वुड यू से? तो अब बी पे मैं अगर फाइंड करना चाहता हूं तो अगेन आई हैव टू ड्रॉ दिस, और मैं अब यहां पर फिर से एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करूंगा। मैंने फिर से एक लूप बना ली, एंड नाउ अगेन अब ये तो हो गया एट पॉइंट ए, और ये आएगा मेरा एट पॉइंट बी। अगेन मैं यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करूंगा। ऑब्वियसली मेरे पास इस लूप में से जो करंट पास हो रहा है वो जीरो, करंट पासिंग थ्रू द लूप बी इज जीरो। सो मेरे पास यहां पर आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी शुड कम आउट टू बी इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अगर मैं यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाता हूं, बिकॉज द आई इज नॉट देयर, दिस इज जीरो, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास पॉइंट ए पर एक सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, ठीक है। इस वैल्यू में थोड़ी एरर हो सकती है बट एनीवेज, और लेकिन जो मेरा बी पॉइंट है वहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही आएगा। आई एम श्योर अबाउट इट बिकॉज द करंट इज जीरो। तो अब मैंने क्या किया, मैंने क्या एम्पियर ने क्या, मैक्सवेल ने क्या किया, व्हाट मैक्सवेल डिड, इसने इन दोनों लूप्स को मर्ज करते हुए मूव किया। तो वो ये जो कैपेसिटर की प्लेट है बिल्कुल इसके ऊपर ले गया। Now let us say wait a minute, let us say मैं इस लूप को अब मूव करता हूं, ठीक है, और मूव करके आई टुक इट लाइक दिस, और मैं इसको बिल्कुल यहां पर पॉइंट पर ले गया, इस पॉइंट पे, ठीक है। चलो पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं। इट विल बी बेटर ना। देखो, तो अब क्या किया उसने, इस लूप को हमने मूव किया एंड वी टुक इट हियर, बिल्कुल पास में ले गया। तो अब यहां पर भी मैं ये कंडीशन लगाकर चल रहा हूं कि द करंट इज देयर, करंट इज पासिंग थ्रू द लूप, बहुत इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस पर है। लेकिन अगर मैं बी लूप की बात करूं, मैं बी लूप को भी मूव करते हुए जाऊंगा, और मैंने इसको भी मूव किया और बिल्कुल उसके पास में रख दिया जाकर, वेरी वेरी नियर टू इट आई हैव प्लेस्ड इट हियर। अब ये दो मेरे पास लूप थी, मैंने दोनों लूप्स को मूव कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर दो पॉइंट आगे, एक आ गया पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी विच आर इनफिनिटेसिमल डिस्टेंस अवे, ठीक है। सो पॉइंट इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस अवे, बहुत छोटे डिस्टेंस पर है। तो अब मैं अगर यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर मुझे कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी समझ में आती है, क्योंकि ए पॉइंट पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, लेकिन बी पॉइंट पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। बट जब मैंने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया तो आई फाउंड दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट all these points
that is coming out to be equal and it is not equal to 0. तो मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं जो मेरे पास इस डायग्राम में पॉइंट नंबर बी है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाज नॉट कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 0. तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, तो मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ वो तो कह रहा है कि इट इज इक्वल टू 0, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 0. तो मेरे पास यहां पर एक इनकंसिस्टेंसी आ गई. सो दिस इज द inconsistency of, so this is the inconsistency in Ampere's circuital law. तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ में मैक्सवेल ने एक कमी ढूंढी. उसने बोला कि चलो मैं अगर इस पॉइंट बी पर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूं तो वो मेरे पास एक्सपेरिमेंटली अगर मैं फाइंड करूं तो वो 0 नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली ये 0 आ रहा है. नाउ व्हाट इट शुड बी. तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास बाकी सारे लॉस हो सकता है करेक्ट हो, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ डेफिनेटली इनकम्प्लीट है. इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है. गलत नहीं है क्योंकि हर जगह पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन जहां पर वायर नहीं है वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, उसको ये जस्टिफाई नहीं करता. तो दिस इज इनकम्प्लीट. अब मैक्सवेल ने जब ये कंक्लूजन निकाल लिया तो एट दैट टाइम ही केम बैक टू दीज इक्वेशंस एंड देन ही स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग एंड व्हाट ही फाउंड. उसने बोला कि देखो यहां पर आप देख सकते हो कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, लेकिन चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास क्रिएट हो ऐसा कोई भी टर्म नहीं है, ऐसी कोई भी इक्वेशन नहीं है. गॉस लॉ की भी अगर मैं बात करूं तो इट डज नॉट टॉक अबाउट दैट. तो मेरे पास एक टर्म यहां पर नहीं है. कौन सा टर्म नहीं है? तो ये वाला टर्म बिल्कुल मेरे पास यहाँ पर मिसिंग है. मेरी सारी इक्वेशंस में ये वाला टर्म मिसिंग है. तो मुझे कहीं ना कहीं से ये टर्म को बीच में फिट करना है. लिटरली मैक्सवेल ने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि नेचर इज सिमेट्रिक. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के वेरी होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी होने पर मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं पैदा होगा भाई? वो भी पैदा होना चाहिए. और जब उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा कैपेसिटर वाला, तो ही फाउंड दैट यस मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड यहां पर एग्जिस्ट करता है. स्टेडी स्टेट में नहीं करेगा क्योंकि ऑब्वियसली द करंट फ्लो विल बी 0. तो स्टेडी स्टेट में ए में भी 0 हो जाएगा, बी में भी 0 हो जाएगा, दैट इज सेपरेट केस. बट ट्रांजिएंट स्टेट में बी पॉइंट पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है. अब ये चीज यहां पर नहीं आ रही. दिस इज द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ. तो आपने यहां पर लिख दिया कि दी इनकंसिस्टेंसी. अब ये क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में कि राइट अबाउट द इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किटल लॉ फाउंड बाय मैक्सवेल. तो उस वक्त आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी कि भाई मैंने ऐसे कैपेसिटर रखा और वहां पर हमें इनकंसिस्टेंसी फील हुई. चलो जी. तो अब मैक्सवेल इस कंक्लूजन पर पहुंच गया कि भाई ये वाला टर्म में मेरे को एक हिंट मिल गया कि ये वाला टर्म मुझे कहीं ना कहीं फिट करना है और इसको फिट भी एम्पियर सर्किटल लॉ की इक्वेशन में ही करना है. अब हम क्या करें? सो नाउ लेट अस कंसंट्रेट ऑन दिस. तो यहां पर मेरे पास एक नया टॉपिक जुड़ेगा एंड दिस टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट करंट. व्हाट इज इट? वो हम सारा कुछ इसमें अभी पढ़ेंगे. तो अब क्या हुआ? नाउ लेट मी कंसंट्रेट ऑन डी ऑफ डी फाई ई बाय डी टी. तो मैं इसको तोड़फोड़ करना शुरू करूंगा. अब इसमें मैंने क्या किया? फ्लक्स है तो फ्लक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? Q इंटू ए. तो ये आ गया मेरे पास एरिया, नहीं ई इंटू ए. तो दिस विल बिकम डी ई बाय डी टी. ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैपेसिटर, उसके बारे में हम जानते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैपेसिटर इज गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को मैं लिख सकता हूं, सिग्मा को लिख देंगे Q डिवाइडेड बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट. ए से मेरे पास ए कट गया और ये मेरे पास बन गया 1 बाय एप्सिलॉन. मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पर बनेगा
dq by dt। हाँ भी बच्चों समझ में आ गया। तो अब यहां से dq by dt जो टर्म है, इसको आप छोटा क्यों ही लिखो, बड़ा क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज दिस इज नॉट द मैक्सिमम करंट। कोई भी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है ना, dq by dt। तो dq by dt इज करंट। तो मैं यहां से इस कंक्लूजन पे निकला कि दैट विल बी इक्वल टू, ये टर्म मेरे पास बन गई, अनाप शनाप टर्म बन गई। आई डोंट नो व्हाट इज इट। अब ये dq by dt मुझे सिर्फ ये पता है कि भैया ये करंट की तरह दिखता है, dq by dt इज ए करंट। सो इनसाइड ऑफ ए कैपेसिटर, मैं यहाँ पर इनसाइड ऑफ ए कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आई नो कि कोई भी कंडक्शन करंट नहीं है। कंडक्शन करंट मतलब कंडक्शन वाला कोई करंट नहीं है, कैपेसिटर के अंदर कोई वायर तो जुड़ी नहीं हुई, तो यहाँ पर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। लेकिन फिर भी मैंने उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी मदद से dq by dt टर्म निकाला, एंड आई हैव कॉल्ड इट id। सो id इज माय डिस्प्लेसमेंट करंट गिवन बाय d phi e by dt। तो ये मेरे पास बन गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बच्चों दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन दैट वी आर क्रिएटिंग फॉर दिस चैप्टर, डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे एग्जाम्स में, नीट में, जेई में, बोर्ड में, हर जगह पे कहीं पर भी आप देख लो तो ये चीज आएगी 2 मार्क में, 3 मार्क में, 5 मार्क में, एवरीवेयर। तो id इज इक्वल टू एफ साइन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो ये बन गया आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, ठीक है ना। अब इसकी कुछ जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो जैसा नाम है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखो कि जैसा, अब देखिए अगर मैं एक्चुअल में बात करूं तो क्या यहां पर कोई करंट फ्लो कर रहा है? we know that there is no charge that is flowing inside the space of the capacitor। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ना तो यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, ना इस प्लेट से दूसरी प्लेट पे, ना इस प्लेट से दूसरी प्लेट पे। कोई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं है, कोई चार्ज मूवमेंट नहीं है। यस देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बट यहाँ पर कोई चार्ज की मूवमेंट नहीं है। तो अभी तक हम करंट की डेफिनेशन देते थे तो बोलते थे कि इट इज द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो यहां पर पहली बात, देयर इज नो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं दिस डिस्प्लेसमेंट करंट, नो करंट और फ्लो ऑफ चार्ज actually takes place inside the space between plates of capacitor। So this current actually does not exist। तो ये कोई करंट नहीं है, ये करंट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हमें यहाँ पर id एक हमने चीज बना दी, तो हमने बोल दिया कि करंट के इक्विवेलेंट एक चीज बन गई कि अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा तो क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी कुछ हो रहा है उसको करंट से आपने रिलेट कर लिया और एक आपने फिक्टिशियस करंट क्रिएट कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, कि भाई यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म, इसके बीच में कहाँ है, इसके बीच में है नहीं कहीं करंट, एक्चुअली में करंट है नहीं। तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। नाउ पॉइंट नंबर 2, द मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो id विल बी गिवन बाय एफ साइन नॉट डी फाई ई dt। एक्चुअली में दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू द कंडक्शन करंट ओनली।
तो ये कंडक्शन करंट के बराबर ही आएगा, क्योंकि जितना dq चार्ज वहां पे आ रहा है, कैपेसिटर के ऊपर चार्जिंग हो रही है, उतना ही तो फ्लो कर रहा था वायर में करंट। तो दिस कम्स आउट टू बी id इज इक्वल टू ic। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ इज इक्वल टू आईसी को हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। तो आज के बाद जब भी हम बात करेंगे तो इसमें जब मैं करंट फ्लो करूंगा तो दिस करंट विल बी गिवन द नेम आईसी। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर करंट होगा दैट विल बी गिवन द नेम आईडी, द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये हो गया आईसी। तो ये दो करंट हो गए और दोनों का मैग्नीट्यूड एक्चुअली में सेम है। नाउ थर्ड थिंग, इसकी करंट डेंसिटी। तो पहले जब हमने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बाद में बात किया था तो करंट डेंसिटी J इट वाज अ वेक्टर एंड इट वाज डिफाइंड एज I बाय A, ऐसे डिफाइन किया गया था I बाय A। तो मैं यहां पर ये टर्म इसलिए इन्वोक कर रहा हूं ताकि मैं आपको बताऊं कि मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम है, बट करंट IT इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along the length of capacitor। नहीं, ये टर्म गलत बन गया। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड across the cross section area of capacitor। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड तो आईडी और आईसी का सेम है, लेकिन आईसी करंट एक वायर में फ्लो कर रहा है और वो वायर बहुत पतली है। लेकिन आईडी मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद भी अगर हम देखेंगे कि आईडी कहाँ फ्लो कर रहा है तो आईडी पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे करके फ्लो कर रहा है पूरे एरिया में। तो पूरे एरिया में फ्लो कर रहा है मतलब इसकी करंट डेंसिटी क्या हो गई, आई डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द प्लेट। तो यहाँ पर एक करंट डेंसिटी अलग से डिफरेंट चीज बन गई, तो ये बन गया बिल्कुल डिफरेंट। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट। यहाँ पर ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जब वायर में फ्लो कर रहा है तो बहुत पतला, लेकिन यहाँ पर आते ही इतना चौड़ा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लो होगा। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा चौड़ी वायर की तरह एक्ट करेगा। एनीवेज वी नीड नॉट टू गो इनटू द टॉपिक ऑफ करंट डेंसिटी। ये तो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एरिया का दिमाग में क्लियर हो जाए, अदरवाइज करंट डेंसिटी के टर्म्स बुक में कहीं नहीं लिखी हुई, इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। ओके, पॉइंट नंबर 4। तो अब देखते हैं, ये हो गया आपका करंट डेंसिटी। ठीक है, आईसी एंड आईडी। एंड पॉइंट नंबर 4, बस देयर इज नो पॉइंट नंबर 4। These are the 3 points that we need to note। और मैग्नीट्यूड भी अब उन दोनों का, इन सब का मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास सेम आएगा, ये हमने क्लियर कर ली बात। चलो, तो अब मैं करता हूं, लिखता हूं आपके सामने कि इक्वेशन में क्या मॉडिफिकेशन हुआ। तो मेरे पास एम्पियर सर्किटल लॉ जो है उसको अब हम क्या कहेंगे, मॉडिफाइड सर्किटल लॉ। सो व्हाट इज द मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ? सिंपल बात है, इंटीग्रल ऑफ P डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब आई सी भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, और आई डी भी लिखना पड़ेगा। आई डी इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड आई सी विल बी द कंडक्शन करंट। तो ये दोनों चीजें हो गई और यहां पर मेरे पास आ गया तो अब ये जो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ आ गया, यहां से आप ये देख सकते हो कि कंडक्शन करंट जो है, जहां पर
इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और वायर के अंदर की मैं बात करूं तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मतलब नहीं होता, तो इसको आप जीरो कर सकते हो। तो आईसी जो है उसके कारण मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। लेकिन अगर मैं एक स्पेस की बात करूं जहां पर कोई वायर नहीं है और एक्चुअल में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, वहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो दिस इज द मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ व्हिच इज वैलिड इन बोथ ऑफ द केसेस। यहां पर एक पॉइंट मैं और ऐड करवाता हूं, फोर्थ पॉइंट। वेट अ मिनट, तो फोर्थ पॉइंट मैंने यहां पर हटवा दिया था, तो यहां पर आप लिख लो फोर्थ पॉइंट, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट are exclusive of each other. मतलब कि either of the two is always equal to, either of the two is always equal to zero। मतलब IC या तो IC जीरो है और या फिर ID जीरो है। तो अब जब मैं अपने कैपेसिटर की तरफ वापस जा रहा हूं, अब आप सोच के देखो कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ए पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर IC एग्जिस्ट करता है, ID जीरो है। अगर मैं B की बात करूं तो ID एग्जिस्ट करता है लेकिन IC आपके पास जीरो है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, फर्क कोई पड़ता नहीं है, लेकिन सिर्फ आईडी की एक नई एग्जिस्टेंस आ गया, एक नया फिजिकल क्वांटिटी हमने क्रिएट कर लिया, नो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे फ्लो करेगा, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया आपका करंट। तो करंट आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको एक फीलिंग देगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास आईडी, दिस इज आईडी, दैट इज आईसी। खैर मैं इसको अभी मिटे रहा हूं बिकॉज ये दूसरी चीज का डायग्राम है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपके पास, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कर लिए, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। हाँ भाई बच्चों, अगर यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो आप। We have almost completed the first part of this chapter. अच्छा, डायरेक्शन रह गई है, डायरेक्शन अभी आपको मैं बता देता हूं। ओके, तो इसके बाद देखते हैं। सो नाउ दिस विल बी द लास्ट पार्ट। इनसाइड द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अंदर अब हमें देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो रहा है, अब आपने बता दिया, हमें पता चल गया, लेकिन उसमें कैसे होएगा हमें ये देखना होगा। करंट की डायरेक्शन वही होगी जो कंडक्शन वाले करंट की होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, ऑल दीज डायरेक्शंस विल बी सेम। तो मुझे आईडी के करंट की डायरेक्शन भी मुझे पता है कि वो इधर ही होगा। तो अब मुझे फाइंड करना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा। डायरेक्शन का जब भी सवाल पैदा हो बच्चे, तो ये बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड वाले फॉर्मूले ही यहां पर लगेंगे। फॉर डायरेक्शन वी यूज द सेम मेथड एज दैट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कौन सा, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल और ये आएगा मेरे पास थंब। सो दिस विल बी दी टाइप 1। ओके, आपको तो मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके करवाया ना, तो दिस विल बी टाइप 1। तो थंब पे आपके पास क्या आएगा, करंट,
fingers will be pointing towards the point, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है उस तरफ आपकी फिंगर्स होंगी, एंड पाम विल बी टुवर्ड्स व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बिल्कुल सेम है जैसा कि मैग्नेटिज्म में था, कोई भी फर्क नहीं है। तो अगर मैं अब आपसे वो वायर और उस कैपेसिटर की मैं बात करता हूं, तो वायर से अगर आप, चलो मैं वो डायग्राम पहले कॉपी कर लूँ, वेट मिनट, कॉपी है शायद, है ना? ओके, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि जो मेरे पास ए पॉइंट है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, तो ए पॉइंट पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करूं, तो बच्चों क्या आप बता सकते हो कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए? हाँ भाई बोलो। इट विल बी आउट ऑफ द बोर्ड। तो पाम ये रहा, अंगूठा मैंने रखा करंट की डायरेक्शन में, माय फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट, एंड पाम विल बी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट विल बी आउट ऑफ द बोर्ड। तो उसी प्रकार अगर मैं बी पॉइंट की बात करूंगा, तो बी पॉइंट पर भी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी ही होगी, आउट ऑफ द बोर्ड होगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो यही आ रही है मेरे पास। ठीक है, और सारे का सारा करंट ही काउंट होगा। अगर मैं इसके बीच में कहीं कोई पॉइंट ले लूं, लेट अस से मैं एक नया पॉइंट डिफाइन कर देता हूं, ये वाला पॉइंट, एंड लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट नंबर सी। तो मुझे अगर फाइंड करना है तो तब मैं क्या करूंगा, तो एट दैट टाइम मुझे इतने इतने एरिया को अलग मेंटेन करना पड़ेगा। इस एरिया को यहाँ पर बनाकर एम्पियर सर्किट लॉ लगाऊंगा, तो इसके अंदर से जो करंट मेरे पास निकलेगा इसको मैं लिखूंगा आई डी डैश, एंड देन आई विल अप्लाई एम्पियर सर्किट लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ, एंड देन आई विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। ये भी करके देखेंगे, ठीक है। तो इसका ए डैश हो जाएगा एरिया, टोटल एरिया इज गिवन एज ए, एरिया ऑफ द प्लेट। ओके, तो ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो अब हम अगर बात करें, तो ये तो होगी हमारे पास डायरेक्शन की, ठीक है। तो हमारे पास अब कैसे आएगा, अब आप इस चीज को देखो, इसको बाद में देखेंगे, पहले कंफ्यूज करेगा नहीं तो। अब देखते हैं, अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। अब आप ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा आया ये देखेंगे। अब देखो, अब जैसे मेरे सभी मेरी तरफ देखेंगे, मेरे पीछे वाली जो दीवार है, लेट मी कॉल इट पॉजिटिव, और ये आगे वाली जो दीवार है वो नेगेटिव है। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हुआ, पीछे पॉजिटिव दीवार है, आगे नेगेटिव दीवार है, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हुआ, ऐसा हुआ। तो अगर मैं अब पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल यूज करूंगा, तो व्हाट विल हैपन, सेंटर पे लगाऊंगा और मैं ऊपर वाले पॉइंट पर देख रहा हूं, तो माय पाम इज टुवर्ड्स दिस, तो टुवर्ड्स माय राइट हैंड साइड मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पर देखना चाहूं, तो सेंटर से देखूंगा, इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स। नीचे वाले पॉइंट पर अगर मैं देखूं, तो इट इज गोइंग लेफ्ट साइड, और उस पॉइंट पर देखूंगा तो अप साइड। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो माय मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनटू द बोर्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इनटू द बोर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे है, तो इट विल मूव इनटू काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं यहां पर बना देता हूं ऐसा कि मान लो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी, यहां पर एक सर्कल बनेगा,
लाइक दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा, और अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा दूसरी तरफ हो गया। सो नाउ व्हाट विल हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अभी भी ऐसा ही है, और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड B विल बी काउंटर क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड V विल बी क्लॉकवाइज। तो ये आप देख सकते हो बच्चे। हाँ भी बच्चे लोग यस बोल के बताओ समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो ये हो गया आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, ऐसे 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 करके है, तो मैग्नेटिक फील्ड कभी क्लॉकवाइज फिर काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज फिर काउंटर क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे तो काउंटर क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे पीछे ऐसे, तो ये कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। तो अब ये कैसे होगा, अब देखते हैं। अब देखो, अब इसी चीज में मैं क्या करता हूं, कैपेसिटर के अंदर एसी अप्लाई करता हूं, तो मेरा जो सर्किट है वो कुछ ऐसा बनेगा। अब मैं कंटिन्यूअसली वेरिंग वो ले रहा हूं, ऑल्टरनेटिंग करंट ले लेता हूं, और यहां पर मेरे पास हो गया कैपेसिटर। सो नाउ व्हाट विल हैपन, अब देखो, अब मैं यहां पर मैंने जो पावर सोर्स लगाया दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब क्या होगा, सिंपल बात है, मैग्नेटिक फील्ड मैं यहाँ पे वेरी कर रहा था, फाइंड कर रहा था, तो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। अब आईसी तो जीरो है, तो आईसी को तो मैंने जीरो ले लिया, सिर्फ आईडी की वैल्यू पुट कर देते हैं, आईडी। ठीक है, अब देखो, अब ये चीज आ गया, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, मैग्नेटिक फील्ड बी। अब कर क्या रहा हूं मैं, इस यहां पर एक पॉइंट मैंने चूज किया, और वहां पर ऐसे, ये वाला मेरा एक पॉइंट है, लेट से ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं, तो इसके बीच में से मेरे पास क्या जाएगा, यहां से डिस्प्लेसमेंट करंट जाएगा। तो उस डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड इट। सो बी आ गया मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर आ गया 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी इंटू फाई ई बाई डी टी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की वैल्यू पुट करते हैं, दैट विल बी ई इंटू ए, ई इंटू ए। ठीक है, अब यहां पर मैं एक कैच और है, चलो मेरा पॉइंट बाहर है इसलिए मैं ये बाद में बताऊंगा आपको, अगर न्यूमेरिकल में आएगा तो यहां पर मैंने कंप्लीट ही लिया। अगर मेरे पास कैपेसिटर के अंदर वाले फील्ड में होता तो मुझे सिर्फ वही वाला करंट काउंट करना था जो इस लूप के अंदर से जाएगा। तो टोटल आईडी डिवाइडेड बाय टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय दैट स्मॉल एरिया। ओके, बाद में देखते हैं। तो ये आ गया मेरे पास म्यू नॉट एफ साइन नॉट, ए तो कांस्टेंट ही है, डी ई बाई डी टी। तो अब आप देख सकते हैं E is given as E नॉट साइन ओमेगा टी, तो डी ई बाई डी टी की वैल्यू मैं पुट करूंगा म्यू नॉट एफ साइन नॉट ए डी ई बाई डी टी। तो ये बन जाएगा मेरे पास E नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये पूरे के पूरे टर्म को मैं लिख सकता हूँ, अभी यहाँ पर मैं B लिखता हूँ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एफ साइन नॉट ए ई नॉट ओमेगा 2 पाई आर। तो मेरे पास ये एक टर्म बन गया, कौन सा टर्म बन गया, B इज इक्वल टू बी नॉट कॉस ओमेगा टी। तो आप देख सकते हो
कि हमारे इस एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिक फील्ड साइन ओमेगा टी है और मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कॉस ओमेगा टी बन रहा है और वेरी कर रहा है। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहां पर लगाया। देखो इससे पहले तो मैं आपको बता रहा था कि डिस्प्लेसमेंट करंट की, सॉरी ट्रांजिशन करंट की बात कर रहा था। मैं बोल रहा था कि करंट वेरी होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, स्टेडी स्टेट नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर उसका काम ही खत्म कर दिया, मैंने यहाँ पे एसी ही अप्लाई कर दिया। अगर मैंने एसी ही अप्लाई कर दिया तो मेरे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कॉन्टिन्यूसली एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास यहाँ पर बनेगा। उस चीज को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया एंड आई फाउंड दैट B इज इक्वल टू B नॉट कॉस ओमेगा टी। बच्चे यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, हाँ जी। ओके इसको डिवाइडेड बाय L भी करना था, पूरी गलती कर दी। इसको लेंथ पे डिवाइड करना था बच्चे, D पे। दिस विल बी डिवाइडेड बाय D, दैट इज माय मिस्टेक। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो ध्यान देना बच्चों, ये है मेरे पास वोल्टेज, वोल्ट, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करना था ना, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट की थी। तो E इज इक्वल टू V बाई एल। तो अगर मेरा जो कैपेसिटर है वो D डिस्टेंस दूरी पे है तो इट विल बी V बाई डी। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इसको E बाई डी करना था एक्चुअली। ठीक है, इसको आपने ध्यान से देख लेना, अगर कोई कंफ्यूजन लगे तो बताना। बच्चे ये समझ में आ गया मैंने क्या कहा नहीं? कंफ्यूजन में बाई डी यार। तो एक्चुअली यहाँ पर जो E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो E इक्वल टू ई नॉट है ये EMF है, तो ये इसका यूनिट वोल्ट है, तो इसको ध्यान में रखना आप। तो ये मेरे पास एक्चुअली में बनना था V बाई एल, और V की वैल्यू मुझे पुट करनी थी ये वाली। तो इसको आप ये लिख सकते हो कि V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको समझ में आ जाएगा। अब इस चीज को जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, डिवाइडेड बाय एल करूंगा, E की जगह पर V आएगा, इतना ही फर्क पड़ेगा, बट डोंट गेट इनटू दैट डिटेल। चलो, तो ये मेरे पास बन गया B, और दिस इज हाउ वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स, आप ये कह सकते हो। हाँ भाई बच्चों समझ में आ गया? हाँ जी। मोहित, मोहित एंड जशन, जशन बच्चे समझ में आ गया? मुझे लगता है इसका माइक ही खराब हो गया है। एनीवेज चलो, तो ये हो गया हमारे पास मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बच्चों दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक टुडे एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, तो फर्स्ट पार्ट होता है जब आप इस चीज को फाइंड करते हो कि व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो वो हमने आज आपको मैंने बता दिया कि व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, और अभी तक भी मैं आपको बता दूं कि वी हैव नॉट स्टार्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैंने आपको अभी तक कुछ भी नहीं बताया, तो दैट विल बी डेल्ट टुमारो। कल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक्चुअल में थ्योरी करेंगे कि क्या होता है। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ दिस। तो अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो हमारे पास ये मैक्सवेल इक्वेशंस थी इनको हमने देखा कि गलत कहाँ थी। उसके बाद हमने इनको मॉडिफाई किया, डिस्प्लेसमेंट करंट को क्रिएट किया और इसको हमने मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करने के बाद हमने एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाया और मैंने आपको यहाँ पर इसकी डायरेक्शंस भी दिखाई कि मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग दी डायरेक्शंस, कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग द डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज टेकन एज 90 डिग्री टू ई। ये यहाँ पर आप लिख लो, is always perpendicular to that of
ई, बी और ई का आपको ये पता चल गया कि दोनों के अंदर जो डायरेक्शन होगी उसमें हमेशा ही 90 डिग्री हमारे पास एंगल आएगा। चलो जी, तो बच्चे इसका आपने अच्छे से रिवीजन कर लेना है आज, ठीक है? किसी को कोई डाउट? क्लोज कर दूं? हाँ जी सर। चलो भाई, तो ओके, ऑल दी बेस्ट।